हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिसंबर मंथ का करंट अफेयर, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं वहाँ से, दिसंबर मंथ के आसपास में जितने भी विधानसभा चुनाव हुए वहाँ से, ठीक है। गुजरात पहले, गुजरात में जो है वो 182 सीट थी, बीजेपी जीती है। भूपेंद्र पटेल जो है वो सीएम बने हैं, ठीक है। राज्यपाल जो है वो आचार्य देवव्रत हैं। बीजेपी जो है वो 156 सीट जीती है 182 में से। 7वीं बार जो है वो सत्ता में वापसी हुई है। जो खास बात रही वो ये है, जो पूछ सकता है एग्ज़ाम वगैरह में, आप पार्टी जो है 5 सीट जीतकर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। दूसरा देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 68 सीट थी, 68। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो सीएम बने हैं। राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर वो राज्यपाल हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन यहाँ की परंपरा रही है। हर साल, मतलब हर बार ये सत्ता परिवर्तित कर देते हैं हिमाचल वाले, ठीक है। सीएम सहित कैबिनेट मंत्रियों की संख्या यहाँ पे क्या होगी, 12 होगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आम आदमी पार्टी जो है वो अब राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और देश में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि देश में अब 9 राष्ट्रीय पार्टियाँ बन गई हैं। पहले से 8 कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। इसके बारे में काफ़ी एग्जाम पूछ सकता है। ये मेंस का भी एक तरह से क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब दिया जाता है और देने के बाद क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, पहला जो है वो टीएमसी है, ममता बनर्जी वाली। बीजेपी मोदी जी वाली। बीएसपी मायावती वाली। ये मैं इसलिए नाम लिख रहा हूँ क्योंकि इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी राजा 1925 में बना था, एमएन राय, ठीक है। याद रखने के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये 5वां है वो है सीपीआई सीपीएम, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीताराम येचुरी वाली, ठीक है। 1964 में सीपीआई से अलग होकर के बना था, ठीक। और 6वां है इंडियन नेशनल कांग्रेस, सोनिया गांधी। उसको जो हम बोलचाल की भाषा में कांग्रेस बोलते हैं, पर उसका जो पूरा नाम है वो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 7वां है आरसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली। और 8वां है वो एनपीपी है, वो नेशनल पीपल पार्टी, कोनार्ड संगमा, आसाम वाले, ठीक है। और 9th जो है वो आप बनी है आम आदमी पार्टी। तो इस तरह से 9 हो गए हैं। अगर नेताओं के नाम याद रखेंगे तो पार्टी भी याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय पार्टी बनने के क्या क्या लाभ हैं। पहला तो ये है कि चुनाव चिन्ह रिजर्व हो जाता है, ठीक। ईवीएम में उम्मीदवार ऊपर नज़र आने लगेंगे, नहीं तो बीच में खोए रहते हैं कहीं। देश की राजधानी में कार्यालय मिलता है। हर राज्य में मुफ्त में वोटर लिस्ट जो मिल सकेगा इनको, ठीक है। 20 से ज़्यादा जो है 40 मैक्सिमम 40 स्टार प्रचारक हो सकते हैं इनके। अध्यक्ष को सरकारी आवास मिलता है और रेडियो और टेलीविज़न पर संबोधित करने के लिए अलग से इनको समय दिया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के इतने लाभ हैं। मेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेंस में आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 1972 के वन्यजीव संरक्षण विधेयक का संशोधन हुआ है। ये विधेयक जो है दोनों सदनों में पारित हो गया है 2 अगस्त 2022 को, ठीक है। 1972 याद रखिएगा, कई बार मिलाने के लिए आता है कि वन्यजीव संरक्षण विधेयक कब का है, तो 1972। अभी क्या है वो संशोधित हुआ है 2 अगस्त 2022 को। संशोधित अधिनियम का उद्देश्य क्या है, वन्यजीव एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, साइट्स, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, साइट्स। इसके तहत क्या है, भारत के दायित्वों को प्रभावी बनाना। भारत के जो दायित्व हैं वन्यजीव संरक्षण से संबंधित, उसको थोड़ा और मजबूत करना है, इसलिए ये संशोधन किया गया है। इसमें क्या है, साइट्स के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र ढांचे की आवश्यकता है, जिसे इस विधेयक के जरिए पूरा किया जाएगा, इसलिए चेंज किया गया, ठीक है, विधेयक में। अब एक ही अधिनियम के जरिए वन्यजीवों के संरक्षण, पौधों एवं पशुओं के अवैध आयात निर्यात, वन भूमि संरक्षण, जनजातियों जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों का संरक्षण, अवैध व्यापार, जुर्माना। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि अधिकतम कितने लाख तक का कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, तो 5 लाख याद रखिएगा, ठीक है। आदि को लागू किया जा सकता है। अगर ये पीटी में आएगा तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो है, जो संशोधन हुआ है, उनसे ये फ़ायदे हैं, उसको आप याद रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्री और मेंस दोनों में, ठीक है। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन से भारत को 36वां अंतिम राफेल प्राप्त हो गया, तो राफेल याद रखिएगा, 36वां लास्ट प्राप्त हो गया है।
डसाल्ट एविएशन फ्रांस की है, ठीक है, इसने किया है डिलीवर। इन विमानों को कहाँ रखा जाएगा? हरियाणा के अम्बाला, पश्चिम बंगाल के हासिम आरा में तैनात किया गया, ठीक है। इन विमानों के स्क्वाड्रन को गोल्डन एरो नाम दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन एरो। इन विमानों के स्क्वाड्रन को, जो राफेल है, राफेल का भी चर्चा में रहा है तो याद रखिए। इन विमानों पर क्या क्या कौन कौन सी मिसाइल लगेगी, ये नाम भी याद रखिएगा, मीटियोर, स्काल्प और हैमर। मीटियोर जो है वो एयर टू एयर है, और ये स्काल्प जो है एयर टू सरफेस है, और हैमर ऐसी मिसाइल है, ठीक है। तो ये 3 तरह की मिसाइलें इसमें लगेंगी, लग सकती हैं। नेक्स्ट देखिए आयुष, ठीक है, आयुर्वेद, इसका पूरा नाम है आयुर्वेद यूनानी ऐसा करके पूरा। चिकित्सा प्रणाली, आयुष चिकित्सा प्रणाली के 3 नए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ कहाँ पे स्थापित किए गए हैं। तो जो है आयुर्वेद संस्थान है, अखिल भारतीय, जैसे एम्स है ना वैसे ही अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे है? पणजी पे स्थापित किया जाएगा, गोवा में। और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, यूनानी ये गाजियाबाद में, यूपी में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, यूपी में है। तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, ठीक है, होम्योपैथी का, जैसे एम्स है ना वैसे ही ये सारे 3 स्थापित किए जाएंगे, किसके अंतर्गत? आयुष चिकित्सा प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन संस्थानों के माध्यम से सरकार देश के प्रत्येक नागरिक और क्षेत्र तक किफ़ायती और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी क्षमताओं को मजबूत करेगी, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकेंगी। नेक्स्ट देखिए, अमृत भारत स्टेशन योजना, ये पूछ सकता है कि क्या है ये अमृत भारत स्टेशन योजना। तो इस योजना के तहत क्या है? रेलवे स्टेशनों के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यह योजना शुरू की गई है। मतलब चमकाया जाएगा रेलवे स्टेशन को, ठीक है, उनका जो है बिल्डिंग्स वगैरह सब नई बनाई जाएंगी, उन्नयन और नवीनीकरण, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निर्जन द्वीपों का नाम अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर बसे हुए द्वीपों का निम्न नाम रखा गया है। ये नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। रॉस द्वीप का नाम जो है वो सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप और हैवलॉक, शहीद और स्वराज। हिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा, जब वो सुभाष चंद्र बोस ने जब वो जीत लिया था, मतलब अंडमान निकोबार पे जब कब्जा कर लिया था, तो शहीद और स्वराज नाम रखा था, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का नाम देख लीजिए अभी रखा गया है। नील द्वीप का नाम शहीद और हैवलॉक का नाम स्वराज, ठीक है, और रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो उसी से हिस्ट्री से ही संबंधित एक तरह से अभी क्या है कि नया हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में 2001 से 2008 के बीच परिसीमन हुआ था। इसमें 2001 को जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है बस, कि 2001 को जनसंख्या का आधार बनाया गया था, लेकिन पूर्वोत्तर के 4 राज्य जो थे, असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड, इसमें परिसीमन नहीं हो पाया था। तो अब परिसीमन इसमें किया जा रहा है। 1 जनवरी 2023 से असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन कार्य शुरू कर दिया गया है, ठीक है। और ये फैक्ट है कि देश में पिछली बार परिसीमन जो है 1976 में हुआ था, जिसमें 1971 की जनगणना को आधार बनाया गया था। देश की सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाली अग्नि 5 बैलिस्टिक, ये ध्यान रखिएगा, अग्नि 5 जो है वो सरफेस टू सरफेस, सतह से मार करने वाली है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तो पता ही है, का सफल परीक्षण 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। थोड़ा आगे इसके बारे में देखेंगे अभी। DRDO प्लस भारत डायनामिक्स के सहयोग से निर्मित परमाणु क्षमता संपन्न 7000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा, इसकी मारक क्षमता जो है अग्नि 5 की। तो बस ये देखिएगा, फिलहाल 5000 है और 7000 तक बढ़ाया जाएगा मारक क्षमता, अगर पूछेगा तो एग्जाम में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना, देखिए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक माइंड मैप बना लीजिए, अगर कभी असेसन रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन आए तो आए, ठीक है। तो ऐसा है इसमें कि ये 2020 से तुलना की गई, इसमें जो ये नेशनल NCRB की जो रिपोर्ट है, ठीक है, 2021 वाली। इसमें क्या है कि दुर्घटना में, जो सड़क दुर्घटना है उसमें देखिए वृद्धि हुई है, घटा नहीं है, और बढ़ रहा है। 10.5% की वृद्धि हुई है। मृत्यु में वृद्धि हुई है 16.8% का, ठीक है। कारण क्या रहा है ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस तरह के असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ सकता है तो यही आएगा। कारण रहा है तेज़ गति से गाड़ी चलाना, ओवरटेकिंग करना, ठीक है।
ख़राब मौसम के कारण जो है वो एक्सीडेंट मतलब सड़क दुर्घटना जो है वो 2.8%, बहुत ज़्यादा नहीं है। अल्कोहल, देखिए ज़्यादातर लोग परेशान करते हैं इसी की वजह से पुलिस वाले, अल्कोहल से ज़्यादा, लेकिन अभी जो इसमें रिकॉर्ड जो आया है डाटा उसके हिसाब से अल्कोहल से 1.8% ही वो हुआ है, मतलब सड़क दुर्घटना हुई है। ज़्यादा जो है ओवरटेकिंग वगैरह की वजह से होता है, ठीक है, मृत्यु और ये सब। नेशनल देखिए कहाँ कहाँ ज़्यादा हुआ है, नेशनल हाईवे पे 30%, 30.3%, स्टेट हाईवे पे 23.9%। तो ज़्यादा कहाँ सड़क दुर्घटना हुई है, नेशनल हाईवे पे। टू व्हीलर से 44.5%, कार से 51.1%, ट्रक और लॉरी से 9.4%। तो देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन आए, ज़्यादातर दिमाग में हम लोगों को लगता है कि सड़क दुर्घटना ज़्यादा ट्रक वगैरह से होता है, कार वगैरह से, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो टू व्हीलर से हुई हैं, ठीक है। एक माइंड मैप बना लीजिए एग्ज़ाम के लिए, अगर आए तो आए, नहीं तो अगर कहीं लिखना हुआ एग्ज़ाम वगैरह में, ऐसे वगैरह में, तो काम आएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में 59.7%, ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में 40.3%। तो मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ द्वारा विकसित अग्नि थर्ड का भी उड़ीसा के अब्दुल कलाम देव केंद्र से परीक्षण हुआ है। तो ये तो नहीं इंपॉर्टेंट है, एक बार अग्नि को देख लीजिए आप, अग्नि में क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए अग्नि 5 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर, 2 की 2000, 3 की 3000, 4 की 4000, 5 की 5000, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ाया, पहले का बस याद रखिएगा 700 किलोमीटर है, ठीक है। तो और बढ़ाने की क्षमता देखिए ये तो बस दिखाया जा रहा है। अब जैसे 5000 है, इसकी मारक क्षमता 7000 तक बढ़ाई जाएगी, अभी अपने ऊपर पड़ा, तो ऐसा है, ठीक है। और देखिए SU-30 MKI विमान से समुद्री लक्ष्य को भी निशाना बनाकर, मतलब ब्रह्मोस के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है ब्रह्मोस का। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये दिखेगा कि SU-30 MKI विमान पर जो है ब्रह्मोस को लगाया जा सकता है। 400 किलोमीटर की रेंज में बे ऑफ बंगाल में लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया गया है, ज़मीन या समुद्री लक्ष्य पर सटीक हमला में सक्षम है। ये तो पहले से ही है, बस बार बार ये टेस्ट करते रहते हैं ये लोग, ज़मीन और समुद्री लक्ष्य दोनों जगह सटीक हमला कर सकता है। DRDO और BPL से संबंधित ये जो है ब्रह्मोस से संबंधित कंपनी है BPL और हाल, ये तीन जो है के प्रयासों से उपलब्धि हासिल हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में, ये अगर पूछेगा तो पूछ सकता है कि अभी हाल ही में कहाँ झड़प हुई थी इंडिया चाइना में। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में सेना में झड़प हुआ था, ठीक है। यांगसे क्षेत्र में चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए आए थे, यांगसे एरिया है वहाँ पर चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए आए थे, ठीक है। मालदीव के देखिए अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ सकता है कि जो है वो किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति जो हैं वो फंसे हैं अभी फ़िलहाल करप्शन में। तो ये है मालदीव के राष्ट्रपति हैं, नाम है इनका अब्दुल्ला यामीन। ये भ्रष्टाचार के मामले में इनको 11 वर्ष की कारावास हुई है। एक द्वीप को पट्टे पर देने के मामले में रिश्वत लेने का इनके ऊपर आरोप था, ठीक है। फिजी के नए प्रधानमंत्री जो हैं वो सित्तिनी राबुका। फिजी अभी इम्पोर्टेंट रहा है विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए, तो याद रखिएगा। फिजी के जो है नए प्रधानमंत्री सित्तिनी राबुका बने हैं। नेक्स्ट देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है ये। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड 1 जनवरी 2023 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसमें ऑप्शन दे सकता है, पूछ सकता है इसमें कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है। तो जापान देखिए हमारे पूर्व में है, इक्वाडोर साउथ अफ्रीका में, माल्टा यूरोप, मोजाम्बिक जो है वो अफ्रीका। तो एक मैप बना लीजिए कि यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड भी यूरोप में। तो ये लोग जो हैं वो अभी 1 जनवरी 2023 से बने हैं। देखिए भारत की 2 वर्षीय अस्थायी सदस्यता जो है वो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो गई है। भारत जो है वो 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना था, ठीक है। 9वीं बार के लिए दावा भी किया है, तो ठीक है, ये 8वीं बार अभी भारत की सदस्यता समाप्त हुई है अस्थायी वाली। तो कौन कौन है, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्ज़रलैंड, नाम याद रखिएगा। ये देखिए यूनाइटेड नेशन का एक बार ये भी देख लीजिए। यूनाइटेड नेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 5 अस्थायी, ये टोटल 15 होते हैं इसमें, ठीक है। और ये 5 स्थायी आप लोग जानते ही हैं, चाइना, अमेरिका, रसिया, ठीक है, और ब्रिटेन, फ्रांस, ये ठीक। नेक्स्ट देखिए, फोर्ब्स की जो विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं
महिलाएं हैं उनमें भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, अब पहले तो ये देख लीजिए कि टॉप पे कौन कौन है। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला। और क्रिस्टीना लगार्ड, यूरोपीय केंद्रीय बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना लगार्ड। और कमला हैरिस, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। मेलिंडा गेट्स, ये है जो बिल गेट्स की वाइफ हैं, फ़िलहाल तो तलाक हो चुका है, तो ये हैं 6वें नंबर पे मेलिंडा गेट्स। और बाकी के 3 जो हैं ये याद रखिएगा, यूरोप से संबंधित है। तीसरा ये जो है कमला हैरिस 3rd नंबर पे है, जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, और जॉर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की है, इटली की पीएम, तो ये जो है 7वें नंबर पे हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिएगा। और इंडिया का याद रखिएगा कि इंडिया की वो 6 महिलाएं कौन कौन सी हैं। 36 नंबर पे है निर्मला सीतारमण। 53rd 53वें नंबर पे है रोशनी नाडार, SCL के CEO हैं शायद। ठीक है, और 77 पे है किरण मजुमदार शाह, बायोकॉन। और 89 पे जो है फाल्गुनी नायर, नायका ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आता है उसकी वो है CEO। और 54 नंबर पे है माधवी पुरी बुच, ये सेबी के अध्यक्ष हैं। और 67 है सोमा मंडल, सेल की चेयरपर्सन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, सोमा मंडल। तो ये है, एक बार देख लीजिए। 36 निर्मला सीतारमण, 53 54, 53 पे रोशनी नाडार, 54 पे माधवी पुरी सेबी की। ठीक है, 77 किरण मजुमदार शाह और 89 फाल्गुनी नायर, 67 सोमा मंडल। तो इसमें नंबर भी पूछ सकता है, ये नाम भी पूछ सकता है कौन शामिल था कौन नहीं शामिल था। ठीक, फोर्ब्स एक अमेरिकी पत्रिका है। अमेरिका में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता से संबंधित सेम सेक्स मैरिज बिल, ठीक है, पारित हो गया है। तो अमेरिका में पारित हुआ है, याद रखिएगा। जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP15 कहाँ हुआ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में। चीन की मेज़बानी में संपन्न हुआ, क्योंकि चीन में होने वाला था दिसंबर 2022 में, यह पहले अक्टूबर 2020 में चीन में होने वाला था, कुनमिंग में, लेकिन वो कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। तो ये जो है अभी कहाँ हुआ है? कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ है, लेकिन अध्यक्षता चीन ने ही किया है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, COP15 जो है वो कनाडा में हुआ, अध्यक्षता जो है चीन ने की है। थीम क्या था इसका? थीम था द इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। तो जो अर्थ पे पूरी ज़िंदगी है उनको, उनके भविष्य को साझा करने के लिए, बनाने के लिए द इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन। ठीक है, भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? पर्यावरण मंत्री जाहिर सी बातें करेंगे, भूपेंद्र यादव जी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नए पारित फ्रेमवर्क में 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य स्थापित किए गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ सकता है कि COP15 में क्या, मतलब जो फ्रेमवर्क पारित हुआ है उसमें कितने लक्ष्य और कितने उद्देश्य हैं। तो दोनों याद रखिएगा, 4 लक्ष्य, और ये कई टेस्ट सीरीज़ वगैरह में क्वेश्चन भी आया, कई लोगों ने पूछा है, 4 लक्ष्य और 23 उद्देश्य। ठीक है, 2030 तक इसमें क्या क्या है देख लीजिए। 2030 तक जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 30% भूमि और महासागरों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता है। ठीक है, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण 2030 तक। नेक्स्ट है 2025 तक प्रतिवर्ष 20 अरब की वित्तीय मदद गरीब देशों को दिया जाएगा। ठीक है, 2025 तक $20 अरब का वित्तीय मदद दिया जाएगा, किसको? गरीब देशों को, जिसे बढ़ाकर 2030 तक 30 अरब किया जाएगा। 2025 तक 20 रहेगा और उसे 2030 तक 30 अरब तक किया जाएगा गरीब देशों को मदद। ये मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2030 तक विभिन्न स्रोतों से जैव विविधता के लिए $200 अरब जुटाना तथा सब्सिडी को खत्म करना है। ठीक है, 2030 तक विभिन्न स्रोत से जैव विविधता के लिए $200 अरब। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है? $20 अरब 2025 तक, 2030 तक $30 अरब दिया जाएगा गरीब देशों को, और 2030 तक जो है वो जैव विविधता को बचाने के लिए $200 अरब को जुटाया जाएगा और सब्सिडी को ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, ये 3-4 लक्ष्य हैं, इसको याद रखिएगा। और 23 उद्देश्य भी हैं, अगर डिटेल में पढ़ना होगा तो आप गूगल कर लीजिए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता म्यांमार की, ये तो देखिए आंग सान सू की, कोई हमेशा जब भी वहाँ पे वो होता है सैन्य तो वो तख्ता पलट, तो इनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता म्यांमार की लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की,
को भ्रष्टाचार के मामले में 7 वर्ष के कारावास की सज़ा मिली है। ठीक, विभिन्न मामलों में सुनाए गए सज़ा को लेकर टोटल 33 वर्ष जेल में बिताने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू 6वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक, इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम याद रखिएगा बेंजामिन नेतन्याहू। और इजरायली संसद को नेसेड बोलते हैं, ये जी के क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी। नेतन्याहू सरकार के 3 राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, ये लक्ष्य याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। देखिए, ईरान को परमाणु संपन्न होने से रोकना है, इनका टारगेट है। पूरे देश में ट्रेन चलाना है। और तीसरा जो है, अरब देशों को अब्राहम समझौते के दायरे में लाना। देखिए, अब्राहम समझौता, ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में यूपी के। ठीक है, तो अरब देशों को अब्राहम समझौते के दायरे में लाना है। अभी ये समझौता क्या है, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बाद में। ठीक, तो ये इनके जो हैं टारगेट हैं। नेक्स्ट देखिए, नेपाल में पुष्पकमल दहल प्रचंड के नेतृत्व में वाम दलों की सरकार। तो बस इतना जान लीजिए कि पुष्पकमल दहल जो हैं उनके नेतृत्व में सरकार बनी है नेपाल में, आपके पड़ोसी देश में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अब समाप्त हो गई है। ये कोरोना काल में स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2020 से। हालांकि ये दूसरे रूप में चल रहा है अभी भी। ये दरअसल है वही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFS। ठीक है, तो नाम बस बदल दिया गया था। तो इसमें क्या है, निर्धनों को अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 वर्ष तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसके तहत 5 kg प्रति व्यक्ति प्रति माह निःशुल्क अनाज मिलेगा दिसंबर 2023 तक। ठीक है, चुनाव 2024 में है, ये याद रखिएगा। तो देखिए, NFS एक्ट जो है वो NFS एक्ट के बारे में जान लीजिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये 2013 में लागू हुआ था। इसके तहत क्या है, यही वाला सेम फीचर है, 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह, टोटल 35 किलोग्राम प्रति परिवार। ये दोनों क्राइटेरिया याद रखिएगा। ठीक है, 2 रुपये पर केजी गेहूँ और 3 रुपये पर केजी चावल ये दिया जा रहा है, और 1 रुपये पर केजी मोटे अनाज। नोट, ये क्या है, यह SDG जो है SDG 2030 को 2nd नंबर गोल को पूरा करता है। ये जो NFS है, इसमें जो भी दिया गया है, जो SDG है जिसे 2030 तक पूरा किया जाना है, उसका जो दूसरा गोल है वो भुखमरी, उसके लिए ये दिया जा रहा है। तो उसमें ये मतलब एक तरह से सहायक है। ठीक है, SDG को पूरा करने में। नेक्स्ट देखिए, सत्र 2023 हेतु कोपरा के नए MSP या नारियल के लिए दिया जाता है। नारियल के लिए MSP, जैसे अनाज है और गन्ना है, इन चीज़ों के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। मिलिंग कोपरा, बाल कोपरा, 2 तरह के होते हैं ये नारियल के। ठीक है, मिलिंग कोपरा ये है 10,590 और बाल कोपरा है वो 11,750 रुपये पर क्विंटल। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है, बाल कोपरा, बालकों में। ठीक है, ऐसा करके याद रखिए, बाल कोपरा में 750 का और मिलिंग कोपरा में 270 का। नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त वृद्धि जो है वो CACP की संस्तुति पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किया है। समिति के अध्यक्ष कौन थे, PM मोदी। ये याद रखिएगा, CACP। नेक्स्ट देखिए, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा। बस इसमें याद ये रखिएगा कि जो बेस ईयर है थोक मूल्य सूचकांक का, वो 2011-12 है। ठीक, और ये आंकड़े जारी कौन करता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति, इसका जो है बेस ईयर क्या है, 2012 और 5.88% है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, डाटा बदल चुके हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, जारी कौन करता है, थोक मूल्य सूचकांक जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, वो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जारी करता है। बेस ईयर जो है वो 2011-12 है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित इन्फ्लेशन क्या है, बेस ईयर 2012 है और 5.88 है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, ये आंकड़े क्या है, NSO, कौन से, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वाला। ये जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO जो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सॉरी, नेशनल स्टैटिस्टिकल, ये जारी करता है NSO, उपभोक्ता मूल्य। रिजर्व बैंक का लक्ष्य क्या है, खुदरा मुद्रास्फीति को 6% से नीचे बनाए रखना। ये टारगेट याद रखिएगा कि जो है वो खुदरा मुद्रास्फीति को 6% से नीचे बना के रखना है। ये अभी तक टारगेट है, अभी भी है, अप्रैल 2023
में, ठीक है। नेक्स्ट, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति, ये 5.41 है। बेस ईयर जो है, ये बेस ईयर याद रखिएगा, बेस ईयर पूछता है, बेस ईयर 2016 है। और इसकी गणना कौन करता है भाई? औद्योगिक श्रमिक वाला श्रम मंत्रालय। श्रम मंत्रालय के अधीन लेबर ब्यूरो द्वारा मासिक आधार पर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक वाला ये श्रम मंत्रालय, ठीक। लघु बचत योजना में ब्याज दर में वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। जो डाक खाने पे बचत खाता है जो 4%, वरिष्ठ नागरिक बचत 7.6, एनएससी पर 6.8, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे 7.1, 5 वर्षीय मासिक आय 7.1, किसान विकास पत्र 7.2। इंपॉर्टेंट नहीं है पर आप देख लीजिए इसको एक बार। सुकन्या समृद्धि खाता, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। 7.6%, और जो रिकरिंग है आवर्ती जमा 5.8 और फिक्स डिपॉजिट पे 7%। तो इसके हिसाब से आप ये भी देख सकते हैं कि आप पैसे वैसे वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो कितना ब्याज मिलेगा आपको, इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो भी कह लीजिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा। भारत और यूएई के बीच में सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रभावी हो चुका है। किसके, अभी क्वेश्चन पूछ सकता है किसके किसके बीच में भी हाल ही में सेपा जो है प्रभावी हुआ है, तो भारत और यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है वो एफटीए 29 दिसंबर 2022 से प्रभावित हो गया है। इसके लिए भारत ऑस्ट्रेलिया ने IAECTA, इसका पूरा नाम देख लीजिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एफटीए साइन हुआ है, और इंडिया और यूएई के बीच में सेपा साइन हुआ है, ठीक। प्रभावी हो चुका है वो, तो इसके बीच में साइन हुआ है। अभी देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एफटीए साइन करने के बाद, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पूरा नाम इसका ये है। एफटीए साइन करने के बाद भारत के निर्यातों को ऑस्ट्रेलिया में शुल्क मुक्त या कम सीमा शुल्क वसूल किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, जिससे कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण, मशीनरी का भारत में निर्यात बढ़ेगा। अगर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर कम शुल्क लगेगा तो इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, तो इंडिया को फ़ायदा होगा इन चीज़ों में, कपड़ा, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण, ठीक है। और भारत को क्या फ़ायदा होगा, भारत भी कम वो लेगा तो शुल्क लेगा, तो भारत को ऑस्ट्रेलिया से कच्चा माल जैसे कि कोयला, खनिज, भेड़ की ऊन और मध्यवर्ती उत्पाद ये सब आसानी से मिल सकेंगे। तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटी में भी आना होगा तो जैसे तैसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मध्यवर्ती उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे, इससे भारत ऑस्ट्रेलिया का व्यापार, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टारगेट क्या था, असर्शन रीजनिंग में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 2025 तक बढ़कर ये $50 अरब तक होने की संभावना है इसमें, इसको, ठीक है। विद्यार्थी, पेशेवर, पर्यटन उद्योग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा जो एफटीए साइन हुआ है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, एक CDTI, अगर फुल फॉर्म पूछना होगा तो पूछेगा, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना कर्नाटक के देवनहल्ली में की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो CDTI जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है, कर्नाटक के देवनहल्ली में। ये क्या है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में इसे स्थापित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये याद रखिएगा कि कर्नाटक के देवनहल्ली में स्थापित किया जा रहा है। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम सुन लीजिए, नाम अगर वहाँ एग्ज़ाम में याद आ गया तो ठीक है, आएगा तो। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त बॉम्बे हाई कोर्ट के हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा, दीपांकर दत्त, बॉम्बे हाई कोर्ट से संबंधित है। तीनों फैक्ट याद रखिएगा, दीपांकर दत्त, बॉम्बे हाई कोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए हैं। अरुण कुमार सिंह ONGC के नए चेयरमैन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिक्की के, हाँ ये पूछ सकता है, फिक्की के नए अध्यक्ष जो है वो सूर्यकांत पांडा को बनाया गया है, फिक्की का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फिक्की। ललन सिंह JDU अध्यक्ष, ऐसे ही है। ये देखिए, ये हाँ कुछ महिलाओं का नाम है जो कि अभी 2023 में जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, UPSC, UPPCS वगैरह, कुछ महिलाएँ काफ़ी इस बार चर्चा में रही हैं, उसमें ये भी हैं सुष्मिता शुक्ला। तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष जो है मुख्य परिचालन अधिकारी बनी है। ये फेडरल बैंक जो है अमेरिका का, उसकी प्रथम उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बनी सुष्मिता शुक्ला। 3-4 हैं जैसे कैप्टन शिवा चौहान वगैरह हो गई, सुष्मिता शुक्ला हो गई, एक और हैं। तो ये 3-4 नाम आप याद रखिएगा, आने का एग्ज़ाम में
पक्का पूरा पूरा चांसेस हैं, ठीक है। सुष्मिता शुक्ला। टाइम पत्रिका के अनुसार देखिए, टाइम जो मैगज़ीन है उसके कुछ अवार्ड मिले हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के बार एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, तो इस बार किसको मिला है? वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, वह यूक्रेन की आत्मा। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की व यूक्रेन की आत्मा, ये तीनों जो ये दोनों जो हैं, इन दोनों का नाम याद रखिए। टाइम एथलीट ऑफ ईयर आरोन जज, ये एथलीट हैं आरोन जज। टाइम हीरो ऑफ द ईयर, ईरानी महिलाओं को हीरो बना दिया गया है टाइम के द्वारा, ठीक है। टाइम आइकॉन ऑफ द ईयर मिशेल यो, ये क्या है? मलेशिया की अभिनेत्री हैं, मलेशिया की एक्ट्रेस मिशेल यो। इनको अवार्ड वगैरह भी मिला है, ध्यान रखिएगा, कुछ अवार्ड मिले हैं इनको, गोल्डन ग्लोब वगैरह से, ठीक। तो मिशेल यो का नाम याद रखिएगा, मलेशियाई अभिनेत्री हैं। टाइम आइकॉन ऑफ द ईयर इनको मिला है अवार्ड। तो 3-4 अवार्ड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो न्यूज़ पुरानी है, फिर भी देख लीजिए, मैंने जानबूझ के इसमें लिखा है ताकि आप मिस अर्थ मिस वर्ल्ड वगैरह सब एक ही जगह देख लें। मिस अर्थ जो है मीना चोई साउथ कोरिया की हैं। मिस अर्थ एयर सेरेनान मॉर्टलाप, मिस अर्थ वाटर नदीम अयूब, मिस अर्थ फायर एंड्रिया एगुलेरा कोलंबिया की हैं। नदीम अयूब क्या है? फ़िलिस्तीन की। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो मिस अर्थ वाला जो कंपटीशन था, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व मिस अर्थ इंडिया वंशिका परमार ने किया था, ठीक है। मिस वर्ल्ड कौन बना है भाई? मिस वर्ल्ड है सरगम कौशल, ये हमारे देश की हैं जो कि जीती हैं, सरगम कौशल 2nd टाइम। इससे पहले कौन जीता था? अदिति गोवित्रकर को 2001 में मिस वर्ल्ड का मिला था, जो हमारे देश की रही हैं। तो मिस वर्ल्ड जो है वो सरगम कौशल भारत से हैं, और मिस अर्थ जो है वो मीना चोई साउथ कोरिया की हैं, और मिस यूनिवर्स जो है वो अमेरिका की हैं, गैब्रियल करके नाम है। तो मैं तीनों बता दिया यहाँ पे, याद रखिएगा। वो नेक्स्ट करंट अफेयर, नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर में मैं दे दूँगा, ठीक है। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन 2022 के विश्व चैंपियन कौन है? राफेल नाडाल पुरुषों में, महिलाओं में ईगा स्वियाटेक महिलाओं में। पोलैंड की हैं ईगा स्वियाटेक, और राफेल नाडाल तो पता ही है स्पेन के हैं, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का ये खिताब है। विश्व बैडमिंटन महासंघ के पुरस्कार 2022 ये मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर का जो है मिला है विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के हैं ये। पुरुषों में इनको मिला है, महिलाओं में अकाने यामागुची, ये कहाँ की हैं? जापान की हैं, ठीक है। तो ये विश्व बैडमिंटन महासंघ का पुरस्कार है। प्लेयर ऑफ द ईयर विक्टर एक्सेल्सन पुरुषों में, अकाने यामागुची महिलाओं में। और सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन ये देखिए, मतलब दिव्यांग खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए है ये। तो सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी महिला मनीषा रामदास, चूँकि ये भारत की हैं तो इसको याद रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। मनीषा रामदास को मिला है सर्वश्रेष्ठ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही नोट किया है बस, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड देखिए, अभी फ़िलहाल जो 1-2 एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा भी है। 23 भाषाओं में दिया जाता है, 22 जो हमारे संविधान में हैं वो, और 1 इंग्लिश, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। इंग्लिश का किसको मिला है? अनुराधा रॉय। इनके उपन्यास का नाम क्या था? ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड। हिंदी वाला ये पूछ सकता है, बद्री नारायण तुमाड़ी के शब्द, इनके कविता संग्रह है जिसका नाम है तुमाड़ी के शब्द, बद्री नारायण नाम है, ठीक है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया एक मूवी भी बनी थी हिंदी बॉलीवुड की, तो ये याद रखिएगा, बद्री नारायण। तमिल में किसको मिला है? M राजेंद्रन, नाम से ही लग रहा है राजेंद्रन, इस तरह के नाम जो है साउथ में ही रखते हैं। तमिल का है M राजेंद्रन। काला पानी वैसे तो सभी भाषाओं में मिला है, अगर जिस स्टेट के लोग हैं अगर देख लीजिएगा। वैसे 3 जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने लिख दिए, इंग्लिश के, हिंदी के और तमिल के। नाम से भी देखिए लग रहा है अनुराधा रॉय, ये इंग्लिश के से ही संबंधित होंगी, बद्री नारायण हिंदी से संबंधित होंगी। बट इम्पोर्टेंट क्या है, ये देखिए तुमाड़ी, ये कुछ नाम साउथ का लग रहा, ठीक है, लेकिन ये है हिंदी की कविता संग्रह। तुमाड़ी के शब्द। काला पानी जो है वो तमिल से संबंधित है, राजेंद्रन, M राजेंद्रन की, ठीक है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के पुरस्कार देख लीजिए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलीट मोडो डुप्लांटिस, स्वीडन के पोल वाल्टर हैं ये, मोडो डुप्लांटिस, तो इनको मिला है, ठीक। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, हाँ महिलाओं में देख लीजिए वर्ल्ड एथलेटिक्स में। पुरुषों में तो मोडो डुप्लांटिस को मिला है, स्वीडन के पोल वाल्टर हैं,
और महिलाओं में सिडनी मैकलांगलिन को मिला है, जो अमेरिका की बाधा दौड़ से संबंधित है। ठीक। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये पुरुषों में किसको मिला है? एरियन नाइटन। और महिलाओं में एड्रियाना विलागोस, ये सर्बिया की हैं। एड्रियाना विलागोस और एरियन नाइटन यूएसए की हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ऐसा नहीं पूछता है, लेकिन नाम इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर कुछ सुना सुना सा रहेगा तो शायद एग्ज़ाम में पीटी वगैरह में लग जाए। ठीक है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। जमनालाल बजाज पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। रचनात्मक में नीलेश देसाई को मिला है। ग्रामीण विकास हेतु साइंस टेक मनसुख भाई। भारत के बाहर गांधीवादी विचारों को फैलाने के लिए डॉक्टर ओगिराट, ये लेबनान के हैं। डॉक्टर वालिदी सियावी, ये भी लेबनान के हैं। ठीक है। जानकी देवी पुरस्कार, ये इम्पोर्टेंट है। जानकी देवी पुरस्कार महिलाओं बच्चों के लिए दिया जाता है। ये मिला किसको है? सोफिया साइक। उड़ीसा में बीड़ी श्रमिकों के उन्नयन हेतु, ये पूरा जो पुरस्कार है इसको लिखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इसी को दिखाना था। जानकी देवी पुरस्कार जो है महिलाओं बच्चों के लिए दिया जाता है, मिला किसको है? सोफिया साइक को। उड़ीसा में जो बीड़ी श्रमिक हैं उनके उन्नयन के हेतु इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको दिया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार है ये। ठीक है। अब देख लीजिए, कुछ लोगों का निधन हुआ है जो कि काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट रहे हैं। पेले, ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं, ये काफ़ी फेमस। इनका पूरा नाम जो है वो है एडिसन एरांटेस डो नासिमेंटो। ठीक है, पूरा नाम है। शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2000 में घोषित हुए थे शताब्दी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पेले। ब्लैक पर्ल के नाम से इनको जाना जाता था। किंग ऑफ फुटबॉल, किंग पेले आदि नामों से ये जाने जाते थे। बहुत सारा नाम है, ब्लैक पर्ल, काला मोती, ऐसा करके, और किंग ऑफ फुटबॉल, किंग तो थे ही, और किंग पेले, सीधी सीधी बात। तो ये इनके बारे में इतना सारा फैक्ट है, तो याद रखिएगा। डोमिनिक लैपियर, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी लेखक रहे हैं, भारतीय मुद्दों पे लिखते रहे हैं ये। पद्म भूषण से सम्मानित थे। फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय, इज पेरिस बर्निंग, देखिए इस नाम से भी लग रहा है कि फ्रांसीसी हैं। तो इज पेरिस बर्निंग, क्या पेरिस जल रहा है? तो ये इनकी बुक का नाम है। तो ये बुक हो सकता है कहीं से भी रिलेट करके पूछ सकता है डोमिनिक लैपियर को। तो इनकी बुक का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय। देखिए सिटी ऑफ जॉय जो है रिक्शा चालक की कहानी है। ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट, सिटी ऑफ जॉय, इज पेरिस बर्निंग, नाम भी पूछ सकता है बुक्स का नाम दे करके भी। ठीक, तो ये पद्म भूषण से सम्मानित थे। इनकी अभी मृत्यु हो गई थी थोड़ी दिसंबर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई के अलग कमेटी ये बनी थी, काफ़ी फेमस है। अलग कमेटी के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इनकी भी डेथ हो चुकी है। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। ठीक है, पूर्व पोप बेनेडिक्ट ये चर्चा में क्यों थे? देखिए इनका पूरा नाम जो है वो जोसेफ रैटिजंगर है। 600 वर्षों में पहले ऐसे पोप थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, इसलिए ये चर्चा में रहे हैं, इसलिए इनका नाम भी याद रखिएगा, बेनेडिक्ट 16वां। ठीक, रोमन कैथोलिक संप्रदाय से थे। ठीक, ये कैथोलिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो ये भी याद रखिएगा। हीराबा, तो ये मोदी जी की माता जी थी, अहमदाबाद में निधन हुआ है, गांधीनगर में रहती थी पंकज मोदी के साथ, जो कि इनके भाई हैं। बस मोटा मोटा देख लीजिए। कुछ बुक्स देख लीजिए। ए लाइफ इन द शैडो, ए मेमोयर, ए.एस. दुलत। इस समय प्रिंस हैरी की एक जो आत्मकथा है वो काफ़ी फेमस हो रही है, तो उनका नाम याद रखिएगा, मैंने ऐसे बता दिया। ए लाइफ इज शैडो, ए.एस. दुलत। द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी, सुधा मूर्ति। लास्ट स्टोरी, ये सुधा मूर्ति कौन है? इन्फोसिस से रिलेटेड है, तो ये जो है मैजिक करती रहती हैं, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। हैप्पी प्लेस, एमिली हेनरी। ठीक है, एमिली हेनरी, हैप्पी प्लेस। चेन ऑफ थॉर्न्स, कसांदा क्लेयर। ठीक है, अमेरिकी लेखिका हैं ये, कसांदा क्लेयर। चेन ऑफ थॉर्न्स मतलब कांटों का चैन, ऐसा करके। नेक्स्ट कुछ देख लीजिए। दिवस, मृदा दिवस, ये पूछ सकता है एनवायरनमेंट वगैरह में।
विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, होमगार्ड दिवस 6 दिसंबर, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को, ठीक है। और मृदा दिवस भी याद रखिएगा, ये ईवीएस वगैरह में इन्वायरमेंट में पूछता है ये क्वेश्चन। 14 दिसंबर जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर जो है CCS, ये देखिए अभी हाल ही में एक दो एग्ज़ाम में पूछा है क्वेश्चन ये, कि इसमें 2-3 फैक्ट है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, और किसान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? CCS का जन्म दिवस है ये, चौधरी चरण सिंह का, ठीक। तो 23 दिसंबर याद रखिएगा। 24 दिसंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये 1986 से संबंधित है। 24 दिसंबर 1986 से लागू हुआ था, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो इसीलिए ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। वर्ष 2023 जो है वो पौष्टिक अनाजों के लिए मिलेट्स, ये जो है पौष्टिक अनाज, मोटे अनाज जो है 23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लाया गया प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन, मतलब जो है यूनाइटेड नेशन ने मतलब 2023 को घोषित किया है पौष्टिक अनाजों के लिए। और ये जो है लाया प्रस्ताव कौन लाया था? भारत ने, ठीक है। 25 दिसंबर 2023 को अब जो है वो मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, कुल मिलाकर मेन बात ये है। 25 दिसंबर भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय की जयंती है 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मोदी जी ने काफ़ी इसको हाईलाइट किया है। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, और वीर बाल दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के बेटों के शहादत की स्मृति में। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग कई सारे गुरु हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जैसे गुरु तेग बहादुर, ऐसे वैसे भी पूछ सकता है किसके बेटों के लिए, तो ये गुरु गोविंद सिंह के बेटों की शहादत की स्मृति में मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 26 दिसंबर पूछ सकता है ये एग्ज़ाम में। 9 जनवरी जो है वो देखिए 26 दिसंबर को इनके बच्चों के लिए 9 जनवरी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर, ठीक है, ये मनाया गया 9 जनवरी का। 23 जनवरी 2023 से चीन में खरगोश वर्ष मनाया जा रहा है। कई बार यूपी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाल ही में मतलब अभी कौन सा चीन में कौन सा वर्ष है, तो खरगोश का वर्ष है, ठीक है। ईयर ऑफ वाटर रैबिट, इंग्लिश में वाटर रैबिट होगा, हिंदी में खरगोश का वर्ष, ठीक। अब देखिए चीन में क्या है कि 12 वर्ष का इनका ज्योतिष का चक्र होता है, 12 वर्ष का, तो हर साल जो है ये नाम बदलते रहते हैं। तो जैसे 2022 का जो ईयर था वो टाइगर का ईयर था, ठीक है, अभी खरगोश का है, और आगे कुछ और होगा 24 में, ये लोग रखेंगे अपना ज्योतिष के हिसाब से, ठीक। 108वां जो है इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए, ये आ सकता है एग्ज़ाम में। 108वां नंबर याद रखिएगा। 3 से 7 जनवरी 2023 को कहाँ हुआ है? नाम याद रखिएगा, नागपुर में तो हुआ ही हुआ है, नाम याद रखिएगा, राष्ट्र संत टुकोदोगी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक। नागपुर में हुआ है इंडियन साइंस कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। थीम क्या था? थीम भी इम्पोर्टेंट है, थीम महिलाओं से संबंधित है। बस अगर पूरा थीम याद नहीं भी रखते हैं तो कुछ चीज़ें याद रख लीजिए, जैसे कि साइंस, इंडियन साइंस कांग्रेस है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये है पूरा थीम, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। भारत व नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण 16वां, तो इम्पोर्टेंट क्या है? सूर्य किरण अभ्यास किसके किसके बीच में होता है? भारत और नेपाल के बीच में। तो नेपाल कहाँ हुआ है? नेपाल के सलखंडी में संपन्न हुआ है। कुछ भी पूछ सकता है, सूर्य किरण कहाँ हुआ है, सूर्य किरण किसके किसके बीच में है, तो नेपाल के सलखंडी में संपन्न हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जंगल युद्ध तथा आतंकवाद रोधी अभियानों में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्यों में अंतर क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से ये एक्सरसाइज किया जाता है। मतलब ये ताकि इन क्षेत्रों में ये फटाफट काम कर सकें, इसलिए ये युद्धाभ्यास हुआ है सूर्य किरण, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच में क्या है? काजिंद, कजाकिस्तान इंडिया, इसलिए इसका नाम है काजिंद मिला करके। कहाँ हुआ है? मेघालय के उमरोई में। तो काजिंद क्या है? भारत और कजाकिस्तान के बीच
सैन्य अभ्यास, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी देख लीजिए 2022, ठीक है। 2022 कौन जीता है? सौराष्ट्र, महाराष्ट्र को हरा करके। 15 वर्ष बाद ये ट्रॉफी सौराष्ट्र जीतने में सफल हुआ है, ठीक। विजय हजारे ट्रॉफी। भारत बांग्लादेश श्रृंखला, ये क्रिकेट से संबंधित है दोनों, ठीक है। भारत बांग्लादेश श्रृंखला है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? टेस्ट मैच है, इंडिया जीता है, और वनडे जो है कौन जीता था? बांग्लादेश। टेस्ट मैच इंडिया, वनडे बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश श्रृंखला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही। चिटगांव में विराट कोहली, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखिए। चिटगांव में विराट कोहली 72वां शतक बनाया विराट कोहली ने। भारत के ईशान किशन ने 126 बॉल पे दोहरा शतक बना करके ओडीआई में सबसे तेज़ गति से दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड नाम किया है। ये इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है तो भारत बांग्लादेश सीरीज़ में क्या है? ईशान किशन ने सबसे फास्टेस्ट जो है वो दोहरा शतक बनाया है वनडे में, ठीक। ईशान किशन का नाम याद रखिएगा, 126 बॉल पे। इससे पूर्व किसका नाम ये रिकॉर्ड था? क्रिस गेल के नाम पे था। इन्होंने 138 बॉल पे 200 रन बनाए थे, और इन्होंने क्या किया है? 126 बॉल पे 200 रन बनाए हैं। तो ये भारत के जो हैं बन गए हैं ईशान किशन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड दृष्टिबाधित T20 विश्व कप, ठीक है। दृष्टिबाधित लोगों का जो है वो T20 विश्व कप कौन जीता है? भारत। अजय कुमार रेड्डी कप्तान थे इसके, ठीक है। और हराएगा इसको ये बांग्लादेश को। ये तीसरा था। तो बस ये याद रखिए कि दृष्टिबाधित लोगों का जो T20 विश्व कप हुआ है उसमें भारत जीता है, ठीक। पुरुषों का नेशन कप, ये हॉकी से संबंधित है। पुरुषों का नेशन कप साउथ अफ्रीका जीता है, आयरलैंड हारा है। आयरलैंड को हरा करके साउथ अफ्रीका जीता। महिलाओं का नेशन कप, पुरुषों का तो साउथ अफ्रीका जीता है, महिलाओं का भारत। कैप्टन कौन था? सविता पुनिया, नाम याद रखिएगा सविता पुनिया का। ये 2022 का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 22वां फीफा विश्व कप, हालांकि ज़्यादातर तो लोग जानते ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। 22वां था ये, ठीक है। फीफा विश्व कप कतर में हुआ था। जीता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। फ्रांस को हरा करके जीता है, तीसरी बार जीता है। और इसके कप्तान कौन थे अर्जेंटीना के? लियोनेल मैसी। और फ्रांस के कप्तान कौन थे? ह्यूगो लॉरिस, ठीक है। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। अर्जेंटीना, लियोनेल मैसी तीसरी बार जीता है, फ्रांस को हराकर। कप्तान ह्यूगो लॉरिस इसके कैप्टन थे, ठीक है। कतर में हुआ, ये तो सबको याद ही होगा। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट खिताब दिए जाते हैं। गोल्डन बूट, ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले को दिया जाता है। ये मिला है किसको? फ्रांस के जो है फिलियन एम्बाप्पे को मिला है। एम्बाप्पे, बाप से याद रखिएगा, 8 गोल किया इन्होंने। गोल्डन बॉल किसको मिला है? लियोनेल मैसी को मिला है, अर्जेंटीना, जो कि अर्जेंटीना के कप्तान भी थे, उनको गोल्डन बॉल मिला है। फेयर प्ले ट्रॉफी किसको मिला है? इंग्लैंड को, क्योंकि इंग्लैंड को सबसे कम कार्ड्स मिले थे, तो इसलिए फेयर प्ले ट्रॉफी, सबसे अच्छा खेला इंग्लैंड है इसलिए, ठीक है। ये भी पूछता है कि कितने टीमें शामिल थी, तो टोटल 32 टीम ने भाग लिया था इसमें। शुभंकर क्या था? लाइव सुपर स्किल्ड प्लेयर। लाइव का मतलब क्या होता है? सुपर स्किल्ड प्लेयर, ठीक। अब देखिए मैच बॉल, बॉल का नाम क्या था? जो जिस बॉल से खेला गया उस बॉल का नाम क्या था? अल रिहला। हालांकि बॉल तो कई बदले गए होंगे, लेकिन मतलब बॉल का एक वो प्रतीकात्मक नाम एक दिया गया, उसका नाम था अल रिहला। इसका मतलब होता है यात्रा। देखिए एक बुक है, इसलिए मैं यहाँ पे याद करने के लिए लिख दिया हूँ। इब्न बतूता, ये मोरक्को का था, ये यात्री था, पैदल काफ़ी चला था। इसकी बुक का नाम था रिहला, तो इसी से याद रखिएगा, अल रिहला, ठीक है। तो मैच बॉल का नाम जो है यात्रा, यात्रा का वो मैच बॉल का नाम अल रिहला, ठीक। उसका मतलब होता है यात्रा। 23वां विश्व कप जो है वो कौन जीता है? अमेरिका, कनाडा व मैक्सिको, सॉरी 23वां, ये तो 22वां था जो कि कतर में हुआ। 23वां जो होगा वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के मेज़बानी में होगा, ठीक है। इसमें क्या है? 48 टीमें भाग लेंगी, ठीक है। और इसमें कितने थी? 32। और इसमें कितने भाग लेंगी? आने वाला जो होगा वो 48 टीम भाग लेगी। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों लाइन से हैं, ठीक है। टीम वाइज नंबर देख लीजिए। अर्जेंटीना तो जीता ही है, कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से नंबर पे रहे, तो अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हरा करके, तो ये तो पहले दूसरे नंबर पे रहेंगे ही। तीसरा था क्रोएशिया,
चौथा था मोरक्को, अभी जो बताया ना मोरक्को, रेला, ठीक है, ये नाम इब्न बतूता, तो ऐसे करके याद रखिएगा कि जो है क्रोएशिया के बाद मोरक्को है। नेक्स्ट देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 2 वर्ष से मैनचेस्टर क्लब के लिए खेलते थे, अब सऊदी अरब के अल नासर क्लब से जुड़ गए हैं। अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि किससे जुड़ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BFW 2022 का कुछ वर्ल्ड टूर फाइनल 2022 बैंकॉक में हुआ था। जीता कौन है? पुरुष एकल विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची, ठीक है, पुरुषों का विक्टर एक्सेल्सन और महिलाओं का अकाने यामागुची, ठीक है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 बोगोटा कोलंबिया में हुआ है। ये कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, तो याद रखिएगा वहाँ विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ है। इसमें जीता इम्पोर्टेंट क्या है, भारत के लिए 1 पदक, रजत पदक। कौन जीता है? मीराबाई चानू। कितने? और 49 किलोग्राम वर्ग में, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन था? चाइना, 12 पदक जीता। कोलंबिया दूसरे नंबर पे, थाईलैंड 6वें नंबर पे। तो ये क्या था? विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022, चाइना, कोलंबिया और थाईलैंड, ठीक है। भारत ने क्या जीता? केवल 1 रजत पदक जीता था, मीराबाई चानू ने, ठीक है। महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 महिलाओं की बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में फर्स्ट कौन था? रेलवे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब जान लीजिए, नाम सुन लीजिए। सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022, ठीक है, रेलवे, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ये देखिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्ते योजना पूरे भारत में सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए स्टार्ट किया गया है। नमस्ते, प्रधानमंत्री नमस्ते योजना या नमस्ते योजना, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। नमस्ते, तो जो सफाई करते हैं मेन होल वगैरह में, तो उनके लिए ये मतलब सम्मान और सुरक्षा दोनों प्रदान करना है, इसलिए ये योजना स्टार्ट की गई है। राष्ट्रीय गरिमा अभियान, तो ये भी देखिए उससे संबंधित है। हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करना और हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास करना, इसके लिए ये स्टार्ट किया गया है राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ठीक है, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना। स्कैवेंजर्स इसको बोला जाता है, जो मैला ढोने होते हैं उनको स्कैवेंजर्स बोला जाता है, तो याद रखिएगा। मेडूस, ये पूछ सकता है मेडूस चक्रवात कहाँ पे आया था? तो ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में भारी तबाही मचाया है। मेड्यूस, मैंडस, कुछ भी याद रखिएगा, इंग्लिश में स्पेलिंग देख लीजिए, मैंडस, और हिंदी में मेडूस, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष दिसंबर 2022 में PT ऊषा को बनाया गया है। ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी काफ़ी चर्चा में भी रही हैं, जो कुछ खिलाड़ी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया था डिसिप्लिन में रहने के लिए। तो PT ऊषा जो है वो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि याद हो जाए आपको, ठीक है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, ये थे मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। तमिलनाडु का अरितापट्टी गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का अरितापट्टी गांव राज्य में पहला जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु का अरितापट्टी गांव है, ये जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित हुआ है। फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड तो मिल ही गया है, के लिए चुना गया है, ये मिल चुका है, ठीक है। INS मर्मगोवा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना को समर्पित। मर्मगोवा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल, स्टील्थ है ये, ठीक है, पकड़ा नहीं जाएगा जल्दी। अमेरिका के B-21 रेडर बमवर्षक वायुयान स्टील्थ बॉम्बर को 2 दिसंबर 2022 में प्रस्तुत किया गया। बस ये याद रखिएगा कि B-21 रेडर क्या है, ठीक है। अगर इसमें कुछ पूछेगा तो यही पूछेगा कि अमेरिका ये B-21 रेडर क्या है, ऑप्शन में दे सकता है कि अमेरिका का एक बमवर्षक वायुयान है, क्या है ये सब। तो B-21, ठीक है, बॉम्बर करके ऐसे कुछ याद रखिएगा। इंडोनेशिया का माउंट समेरू, देखिए स्पेलिंग गलत है इंडोनेशिया का, माउंट समेरू याद रखिएगा, ज्वालामुखी है ये, दिसंबर 2022 में सक्रिय हो गया। ये ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। माउंट समेरू नाम याद रखिएगा, ये इंडोनेशिया से संबंधित है।
और अब ये एक्टिव हो गया। यह कहाँ है? जावा के तट, जावा पर है ये, ठीक। जावा सुमात्रा है ना। जावा इस बार काफ़ी फेमस रहा है हर चीज़ में, कई जगह कई सारी इसमें घटनाएं घटी हैं। तो जावा का भी याद रखिएगा, माउंट सेमरू भी याद रखिएगा, इंडोनेशिया ये भी याद रखिएगा, ठीक। 3 फैक्ट हैं। डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। डीना बोलुआर्टे, कुछ अजीब सा नाम है ना, पेरू का ही राष्ट्रपति बनी है डीना बोलुआर्टे। 2-3 बार अगर आप ऐसे याद कर लेंगे तो याद आ जाएगा, पेरू से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, जापान की किस निजी कंपनी का एक लैंडर चंद्रमा के लिए दिसंबर 2022 में रवाना हुआ है? तो नाम क्या है? आई स्पेस, ठीक है। जापान की निजी कंपनी, लैंडर है ये, चंद्रमा के लिए रवाना हुआ है। तो लैंडर रोवर ये 2 होते हैं, तो ये लैंडर है, ठीक है। नाम क्या है? आई स्पेस, याद रखिएगा, आई, ठीक। दिसंबर 2022 में रवाना हुआ है। हाकुतो आर मिशन 1 के तहत इसका प्रक्षेपण अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स ने किया है, ठीक है। और यूएई द्वारा प्रक्षेपित लैंडर राशिद एक्सप्लोरर को मून पर लैंड कराएगा, ठीक। तो ये राशिद भी इम्पोर्टेंट है, स्पेसएक्स ने इसको लॉन्च किया है, यूएई द्वारा प्रक्षेपित है ये लैंडर राशिद। तो ये सारे फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक। मिशन का नाम भी याद रखिएगा, हाकुतो आर मिशन, नाम से ही लग रहा है जापानी कुछ इस तरह से, ठीक। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन, ये इंपॉर्टेंट है। नासा का आर्टेमिस 1 मिशन, ये मून मिशन, ये उसके लिए है, चंद्रमा के लिए, ठीक। नासा का आर्टेमिस मिशन, ये ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, करंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो नासा के आर्टेमिस 1 मिशन का ओरियन स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की यात्रा पूरी करके लौट आया है। 2024 में आर्टेमिस 2 तथा 2025 में आर्टेमिस 3 को भेजा जाएगा। आर्टेमिस 3 में एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये अभी आर्टेमिस 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक। और 2024 में ये भेजा जाएगा 2 और 25 में 3, और आर्टेमिस 3 में ही जो है वो एस्ट्रोनॉट को चंद्रमा पर भेजा जाएगा। ये मून मिशन से संबंधित है आर्टेमिस, ठीक है। ये नासा का है मिशन। भारतीय मूल के, नेक्स्ट देखिए, भारतीय मूल के लियो वडारकर को आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक। भारतीय मूल के हैं और इसलिए इम्पोर्टेंट है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं लियो वडारकर। देखिए ब्रिटेन में भी हैं भारतीय मूल के प्रधानमंत्री, ठीक है, ऋषि सुनक, और उसी के जस्ट बगल में आयरलैंड में भी हैं भारतीय मूल के। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, एक माइंड में बना लीजिए। कतर के लुसैल स्टेडियम में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर फीफा विश्व कप जीता। तो देखिए फीफा के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, बस एक ही इम्पोर्टेंट फैक्ट छूट गया था वहाँ पर, इम्पोर्टेंट फैक्ट, जो कि क्या नाम था स्टेडियम का नाम, ठीक है। कभी कभी स्टेडियम का नाम भी पूछ देता है कि किस स्टेडियम में जीता है, तो लुसैल स्टेडियम नाम है उसका, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट रहे हैं इसमें। कतर, लुसैल स्टेडियम, अर्जेंटीना तो जीता ही है फ्रांस को हराकर, पेनाल्टी शूटआउट में भी जीता था, ये भी पता ही होगा। तो इस तरह से जो है वो दिसंबर का करंट अफेयर हो गया है। अब 1-2 दिन में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से आ जाएंगे 4-5 दिन में, ठीक है, 3-4 दिन में सारे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।